हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, 8th सेमेस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है, एनर्जी सोर्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्या यूटिलाइजेशन है और क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, मतलब क्या क्या यूजेस आप लोग कर सकते हो। तो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं और सप्लीमेंट्री सोर्स जो होते हैं। देखो, ये जो सवाल मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये सवाल वैसे तो जीटीयू में कभी आता नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज और आप लोगों की जानकारी के लिए करना है। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है जो आप लोग ऑलरेडी अपने स्कूल टाइमिंग में भी पढ़ चुके हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें समझना है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज़न होने की या कन्फ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो जो कि हम लोगों को एनवायरनमेंट से मिल जाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि हमारे जो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, एक्सेट्रा। फिर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा, दैट डू नॉट अकर इन टू द नेचर बट दैट आर दोज आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में से जिसको डिराइव करते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम लोगों को नेचुरली मिलता है, लेकिन हम लोग क्रूड ऑयल में से फिर पेट्रोल, डीजल, फिर अलग अलग पेट्रोलियम्स का हम लोग डिवाइड करके फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी यूज़ के लिए। नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री सोर्स। इट इज़ डिफाइंड एज दोज हुज नेट एनर्जी यील्ड इज जीरो बट दोज रिक्वायरिंग हाइएस्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन या थर्मल, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे सारे के सारे सोर्सेज जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री सोर्सेज, मतलब कि थर्मल पावर प्लांट है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल, मोस्ट आईएमपी, मतलब कि जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक होता है कन्वेक्शन और दूसरा होता है नॉन कन्वेक्शन, या तो फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ये भी बोल सकते हो। मतलब कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो आप लोगों को द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोल है, पेट्रोलियम गैसेस है, नेचुरल गैसेस है, वाटर पावर है, एक्सेट्रा। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिसको हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया है और जो हम लोगों को बार बार मिलेगी। देखो, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे एनर्जी सोर्सेज ऐसे कि एक बार यूज़ करने के बाद में उसको रीयूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो कन्वेंशनल हो गया। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब हम लोग बरसों से जिसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ये होगा कि हमारे लिए वो एनर्जी सोर्सेज अभी भी अवेलेबल है जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, और जो आप लोग बोल सकते हो कि अखुट, मतलब कि कभी कम नहीं होगा, इतने लार्जर अमाउंट में हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एक्सेट्रा, जो हम लोग हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, मतलब कि लंबे टाइम तक हम लोगों को कौन से एनर्जी सोर्सेज मिलने वाले, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सारे एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं जो आप लोगों को फॉर एवर एंड एवर मिलने वाले हैं। सोलर रेडिएशन को ना आप या मैं कोई रोक नहीं सकता। सोलर एनर्जी का हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हाल के समय में, रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वो ग्रीन एनर्जी मतलब ये कि एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखें और हमारे लिए भी यूज़फुल हो। सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, दैट इज़ द ग्रीन एनर्जी। तो ऐसी सारी एनर्जी सोर्सेज जो हम लोगों को बार बार मिल सकती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद में वो आप लोगों को वापस नहीं मिलने वाला है। जैसे कि पेट्रोल, एक बार हम लोगों ने फ्यूल जो भी बंद कर दिया ऐसे इंजन के अंदर, दोबारा वो फ्यूल मिलना इम्पॉसिबल है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एग्जाम्पल आ गए, नॉन रिन्यूएबल में भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन के नाम पर क्या क्या हो सकता है, तो कोल का आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो कि हम लोग रूरल या तो फिर अर्बन एरिया, कोई भी एरिया के अंदर यूज़ करते हैं। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल का मतलब ये होगा कि जहाँ पर छोटे मोटे दुकान वगैरह है, शॉपिंग मॉल्स है, ऐसा कोई भी एरिया होता है
उसको कॉमर्शियल बोलते हैं, जहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी से भी एनर्जी आप लोग दे सकते हो। ये जो एनर्जी होती है दिस आर लिमिटेड इन नेचर, वो लिमिटेड होती है नेचर के अंदर, नेचुरली भी। जैसे जैसे कि आप लोगों ने अभी तो आप स्कूल के टाइमिंग में भी पढ़ चुके हो कि अर्थ सरफेस से हम लोगों को नेचुरली जो भी पेट्रोलियम मिलता है, जो भी कोल मिलता है, इन सारे सोर्सेस की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, क्योंकि आजकल इसका यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है। दैट्स वाई भी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना आने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर लोग जोर जोर डालते हैं सबसे ज़्यादा। फिर सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी से चलने वाली चीज़ों को सबसे ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोग जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाने वाला है। नॉन कॉमर्शियल के अंदर वो काफ़ी चीप होते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, बराबर एबंडेंट इन नेचर है। जिसका हम लोग बोल सकते हो कि काऊ डंग का यूज़ करके हम लोग बायोगैस बनाते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर कार, सोलर व्हीकल्स चला सकते हैं। हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये था क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स एंड इंडियाज़ प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ एनर्जी। एक वैल्यूज़ दी गई है सिंपल, कि ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कितना है और इंडिया के अंदर क्या क्या होता है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है दैट द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या क्या है, कौन से एनर्जी सोर्सेस हम लोगों को पढ़ने हैं। मतलब कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड बायोगैस, ओशियन थर्मल, टाइडल, जियोथर्मल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ करके भी आपको पता होगा कि वाटर में से हाइड्रोजन गैस अलग करके उसका इंजन चलाया गया, ऐसे केसेस बन चुके हैं बहुत सारे। लेकिन हाइड्रोजन बहुत ही एक्सप्लोसिव है, इसीलिए हाइड्रोजन इंजन अभी तक डेवलप नहीं किया गया अच्छी तरह से। फिर फ्यूल सेल से मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर है, थर्मायोनिक कन्वर्टर, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। इन सारे में हमारे लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9 ये एनर्जीज इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी एक चार्ट दिया है कि सोलर एनर्जी को आप लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। जैसे कि थर्मल और फोटोवोल्टिक सेल जो आप लोगों के पास में अवेलेबल है, हम लोग उसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में वाटर पावर से, फिर विंड एनर्जी से, बायोमास से, वेव एनर्जी से, ओशियन टेम्परेचर डिफरेंस से, मरीन करंट से, इस तरह से हम लोग सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सोलर एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या क्या है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सोलर स्पेस हीटिंग, कूलिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर डिस्टिलेशन, सोलर प्रोडक्शन बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर और इनलैंड ब्राइन, सोलर कुकर, सोलर पंपिंग, फूड रेफ्रिजरेशन, सोलर ग्रीन हाउस, सोलर फर्नेसेस, सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सोलर फोटोवोल्टिक सेल। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने REE सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, सिर्फ अभी नाम याद रखना है। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, तो विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का हम लोग किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये रहा विंड टर्बाइन, ये है वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। फिर होता है टाइडल एनर्जी, तो जो सी लेवल के अंदर जो भी टाइड्स जनरेट होते हैं, टाइड्स आर जनरेटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द मून एंड द सन। ठीक है, ये तीन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, पुल फोर्स होता है, उसकी वजह से हम लोग हम लोगों को टाइडल मिलता है हमारे सी सरफेस के ऊपर। तो ये जो टाइडल हो रहा है, हाई टाइड या लो टाइड जो भी जनरेट होता है, उसकी हेल्प से हम लोग टर्बाइन को घुमाते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, टाइड कमिंग इन, टाइड कमिंग आउट। इसकी वजह से हम लोग टर्बाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट वेव एनर्जी। वेव एनर्जी तो वैसे हमारे पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन वेव एनर्जी का ये कि भी जो ऐसी जगह पे जहाँ पर हम लोगों को सी के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर काफ़ी हैवी वेव्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द विंड इंटरेक्शन, तो वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो। सिर्फ डायग्राम है समझने के लिए, ये हमारे पढ़ने में नहीं आएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर हमारे अर्थ सरफेस के नीचे जो भी एनर्जी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लावा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे ज़मीन के नीचे लावा है, ठीक है। उसकी जो एनर्जी होती है, जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, उससे उसकी वजह से हम लोग वाटर का वेपर में, मतलब कि हायर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्जन करेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी का तो एक स्पेशल चैप्टर है जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक दैट ओशियन थर्मल एनर्जी, के ओशियन के अंदर टरबाइन रख के किस तरह से सोलर एनर्जी का यूज़ करके किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ओशियन थर्मल एनर्जी का भी चैप्टर हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है।
बायोमास एंड बायोगैस, बायोगैस तो आप लोग पढ़ चुके हो, बायोगैस का यूटिलाइजेशन करके किस तरह से बायोगैस जनरेट किया जा सकता है, उसकी पूरी प्रोसेस, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, सारी की सारी चीज़ें, ये बायोगैस, आप लोग बायोगैस प्लांट आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ट्रेडिशनल बायोगैस प्लांट जो कि यूज़ होता है। एडवांटेजेस तो क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ही मिल सकते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा कि ये रिन्यूएबल है, मतलब कि बार बार आप लोगों के पास में अवेलेबल है। नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू यूज़, सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़। आप लोगों को एक बार भी नहीं सोचना है कि ये ख़त्म हो जाएगा। We will never run out of sources of renewable energy, solar like solar energy, sun will always there। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जिसका आप लोग कभी भी कितनी भी बार यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ एवरी मिनट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी द वर्ल्ड यूजेस इन फॉसिल फ्यूल्स ईच ईयर। सोलर एनर्जी का हम लोग उतना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जितना कि हम लोग एक साल भर में हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम हम लोग सोलर एनर्जी का कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी हर एक मिनट में इतनी हमारी अर्थ सरफेस पर आ रही है जितना कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं एक साल के अंदर तक। विंड एनर्जी, द विंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट, डेफिनेटली, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए की बात करें तो वो 16 बिलियन जीजे से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी भी, द मून विच प्रोवाइड्स द फोर्स दैट कोसेस द टाइडल विल ऑलवेज बी देयर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको आप लोग बोल सकते हो, तो टाइडल एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सीन एज बिग ग्रीन। मैंने पहले ही बोला एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि आपको ना CO2 मिलने वाला है ना CO मिलने वाला है। Other renewable such as biofuels and carbon neutral, producing them consumes about as much CO2 as using them produces। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी डिराइव फ्रॉम सोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। सम ऑफ द प्रेजेंट डिसएडवांटेजेस आर, सोलर पैनल्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको पता होगा कि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल बनानी पड़ती, जो कि काफ़ी महंगी है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा गुजरात के अंदर अभी सब्सिडी वाले सोलर पैनल, होम सोलर पैनल जिसको बोल सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, फिर कॉमर्शियल के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल्स के लिए अलग है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। फिर विंड टर्बाइंस आर एक्सपेंसिव, विंड डजंट ब्लो ऑल द टाइम, सो दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ए लॉन्गर और द लार्जर प्लान। आप लोगों को लंबे टाइम के लिए आपके विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 24/365 डेज, 24 आवर्स एंड 365 डेज आप लोगों को विंड मिले। जब चल रही है तब चल रही है, लेकिन जब नहीं चलती तब आपके टर्बाइन की जो ब्लेड्स होती है वो एज इट इज़ कंडीशन में स्टेडी स्टेट होती है। तो एक वन टाइप ऑफ देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वेव्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग ट्राइड आउट अराउंड द वर्ल्ड, साइंटिस्ट आर स्टिल वेटिंग फॉर द किलर प्रोडक्ट। मतलब वेव्स जनरेट करने के लिए, हैवी वेव्स जनरेट करने के लिए, ताकि मैक्सिमम एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। टाइड्स, barrages or the dams across river mouths are expensive to build and disrupt shipping. Smaller turbines are cheaper and easier to install. Rivers, dams are expensive to build and disrupt the environment. आपको डैम जनरेट करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि आप हाई टाइड्स जनरेट कर सको, और छोटे छोटे टर्बाइन को लगाना मतलब काफ़ी सस्ता तो होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, आप लोगों को उतने अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल सकती जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो। जियोथर्मल, डिफ़िकल्ट टू ड्रिल 2 or 3 किलोमीटर्स डाउन इनटू द अर्थ। 2-3 किलोमीटर अंडरग्राउंड अर्थ की सरफेस से ड्रिल करना बहुत ही मुश्किल है, कि जहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम एनर्जी मिल सकती है। बायोफ्यूल ऑफन यूजेस क्रॉप लैंड्स एंड क्रॉप लाइक कॉर्न टू प्रोड्यूस द बायो अल्कोहल। हम लोग कॉर्न के मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोफ्यूल जनरेट करने के लिए। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो लैंड होगी वो क्लियर करनी पड़ेगी क्रॉप को ज़्यादा जनरेट करने के लिए, और देयर इज़ नॉट इनफ फूड और दैट फूड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो क्या हो सकता है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है इसको जनरेट करना। तो ये बेसिक डिसएडवांटेजेस है हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट था क्लासिफिकेशन के साथ, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के साथ में कैसी कैसी क्या एनर्जी होती है और क्या हम लोगों को पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।